नमस्कार दोस्तों। आज मैं संविधान विषय के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग 3 की चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भागों की चर्चा आपसे की थी। उसमें भाग 3 के बारे में मैंने आपसे चर्चा करते हुए बताया था कि भारतीय संविधान का जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण भाग है वो है भाग 3। क्योंकि भारतीय संविधान में आम नागरिकों व व्यक्तियों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका वर्णन भाग 3 में मिलता है। अर्थात भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यहाँ मौलिक अधिकार को अन्य शब्दावली में मौलिक अधिकार और अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स के रूप में उल्लेखित किया गया है। भाग 3 का जब अध्ययन करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में भाग 3 का वर्णन मिलता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अर्थात हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर रखा गया था। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध हमें प्राप्त है। अर्थात ये राज्य का दायित्व है कि वो हमें हमारे मौलिक अधिकार प्रदान करे। दोस्तों, ये मौलिक अधिकार जो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, ध्यान देने की बात यह है कि कुछ ऐसे मौलिक अधिकारों का भी वर्णन संविधान में है जो राज्य के विरुद्ध न होकर व्यक्ति विशेष के विरुद्ध प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 15(2) में उल्लेखित मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 17 में उल्लेखित मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 23 में उल्लेखित मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 24 में उल्लेखित मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध हमें प्रदान किए गए हैं और अन्य सभी मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। तो अगर कभी आपसे यह प्रश्न पूछे, सामान्य तौर पे यह प्रश्न पूछे कि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त है, तो हमारा जवाब होगा राज्य के विरुद्ध। दोस्तों, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में यह भी बात स्पष्ट है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जिनमें हमारे मौलिक अधिकार निलंबित रहते हैं और उन परिस्थितियों का संदर्भ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 में किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन स्थितियों में, अर्थात अगर भारत किसी आपात स्थिति से गुजर रहा हो, अर्थात भारत पर कोई बाह्य या बाहरी देश आक्रमण किया हो, भारत किसी देश के साथ युद्ध लड़ रहा हो या भारत के अंदर आंतरिक अशांति, या यूं कहें आंतरिक अशांति सब तो अब नहीं है, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं हो सकते, और वो जो मौलिक अधिकार हैं वो है अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित मौलिक अधिकार। दोस्तों, अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकारों की चर्चा मैं बाद में जरूर करूंगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होते। तो हमारा जवाब होगा अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित मौलिक अधिकार। और बाकी जो मौलिक अधिकार हैं वो इमरजेंसी की स्थिति में, आपातकालीन स्थितियों में राष्ट्रपति के उद्घोषणा द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ध्यान देने वाली बात एक और है कि जो मौलिक अधिकार संविधान में वर्णित है, जैसा कि आपको पता होगा, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, जबकि वर्तमान में ये सिर्फ 6 रह गए हैं। अर्थात वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। जो 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, उसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से अनुच्छेद 300A में विधिक या कानूनी अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया। अर्थात अब संपत्ति रखना
मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी या विधिक अधिकार है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300A या यूं कहें अनुच्छेद 300 क। संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार है। यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो आपका जवाब होगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। दोस्तों, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार दो तरह के हैं, जिसमें कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, जबकि कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सबको प्राप्त है, या यूं कहें नागरिक और विदेशी सबको प्राप्त है। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में कौन कौन से मौलिक अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो वो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 15 में उल्लेखित मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 16 में उल्लेखित मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 29 में उल्लेखित मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 30 में उल्लेखित मौलिक अधिकार। जब आप इन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त है। और अन्य अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार के संदर्भ में जो अन्य अनुच्छेद है उन्हें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें व्यक्ति शब्द का प्रयोग है, अर्थात वो मौलिक अधिकार जो बच गए, यानी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अतिरिक्त जिन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है वे मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त है। यहां व्यक्ति से तात्पर्य भारतीय नागरिक व विदेशी दोनों से है। दोस्तों, अभी मैंने आपसे चर्चा यह किया था कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। अब यहां भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है, लेकिन जो अनुच्छेद 12 और 13 है वो शुद्ध रूप से मौलिक अधिकारों का वर्णन नहीं करता, बल्कि उसमें मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कुछ अन्य बातों का उल्लेख किया गया है। जैसे जो अनुच्छेद 12 है वो ये बताता है कि भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य का तात्पर्य क्या है, अर्थात भाग 3 मतलब मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा में कौन कौन आता है। तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा उल्लेखित करते हुए ये स्पष्ट करता है कि भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य से तात्पर्य निम्नलिखित है। अब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो 4 बिंदु आते हैं उसमें पहला है भारत सरकार एवं संसद, दूसरा है राज्य सरकारें एवं विधानमंडल, तीसरा है स्थानीय प्राधिकारी और चौथा है अन्य प्राधिकारी। अर्थात भाग 3 के प्रयोजनों के लिए मौलिक अधिकारों के लिए राज्य की परिभाषा में भारतीय संसद और केंद्र सरकार आती है, राज्य का विधानमंडल और राज्य सरकारें आती है, स्थानीय प्राधिकारी आते हैं या अन्य प्राधिकारी आते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इनमें से कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन कर सकता है, अर्थात मौलिक अधिकार इनके विरुद्ध हमें प्राप्त है। यहां राज्य से तात्पर्य कतई ये न लगाएं कि किसी स्टेट की चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार राज्य की बात नहीं हो रही है। यहां राज्य से तात्पर्य हर उस संस्था से है जो कानून बनाता है। अब प्रश्न है कानून कौन कौन बना सकता है, तो इसीलिए इसमें लिखा है भारत की सरकार और संसद का पहले नाम, अर्थात कानून भारत सरकार बना सकती है या भारतीय संसद बना सकती है, अर्थात इनके विरुद्ध हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है। दूसरा है राज्य की सरकार एवं विधानमंडल, अर्थात राज्य की सरकार का कोई आदेश या कानून हो या विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून हो, इसके विरुद्ध भी हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है।
इसके अतिरिक्त हर वह संस्था जिसके बनाए हुए नियम, कानून या आदेश से किसी व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, वह संस्था भी राज्य की परिभाषा में आती है। उसे भारतीय संविधान में स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी के रूप में उल्लेखित किया गया है। दोस्तों, समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न संस्थानों को राज्य की परिभाषा में उल्लेखित किया है। अर्थात मैं आपको कुछ संस्थाओं का उल्लेख करूंगा जिसका वर्णन संविधान में तो नहीं है, लेकिन उसे भी भाग 3 के प्रयोजनों में राज्य की परिभाषा में माना जाता है, अर्थात उसे राज्य माना जाता है। जैसे कोई विश्वविद्यालय, रेलवे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक इसमें आ जाएगा, जीवन बीमा निगम अर्थात बीमा कंपनियां, इसके अतिरिक्त सहकारी संघ, इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे हैं, भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, भारत सरकार की जितनी महारत्न कंपनियां वो भी इसमें आ जाएंगी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हर वह संस्था जिसके आदेश या नियम या अध्यादेश से किसी व्यक्ति विशेष का मौलिक अधिकार हनन होता हो, वो राज्य की परिभाषा में आता है। दोस्तों, समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ संस्थाओं को राज्य की परिधि से बाहर भी रखा है। जैसे उनमें से कुछ संस्थाएं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसमें है एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी को राज्य की परिभाषा में नहीं माना जाता। इसके अतिरिक्त जो वक्फ बोर्ड है, जो मुस्लिम संप्रदाय के लिए जो वक्फ बोर्ड होता है, वो राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। इसके अलावा बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी राज्य की परिभाषा में नहीं माना जाता है। ये नहीं माना जाता है, इसका मतलब है ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। कभी भी मौलिक अधिकारों का हनन राज्य करता है, और राज्य की परिभाषा में कौन आता है उसका वर्णन मैंने अभी आपसे ऊपर किया है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त भी कुछ संस्थान हैं, जैसे कोई निजी महाविद्यालय हो, निजी यानी प्राइवेट डिग्री कॉलेज हो, या इसके अलावा न्यायालय जो हमारी न्यायपालिका है, उसे भी राज्य की परिभाषा में काउंट यानी कि गणना उसकी नहीं की जाती है। तो जो राज्य की परिभाषा में है उसमें प्रमुख तौर पे 4 ऐसे संस्थान हैं जिसे राज्य की परिभाषा में गणना किया जाता है, जैसे भारतीय संसद और केंद्र की सरकार, राज्यों के विधानमंडल और राज्यों की सरकार, स्थानीय जो प्रशासनिक तौर पे जो लोग हैं यानी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। अब अन्य प्राधिकारी में हर वो संस्था आ सकती है जिसके नियम, आदेश या किसी खास तरह के अध्यादेश से किसी न किसी का मौलिक अधिकार हनन होता हो। दोस्तों, इस प्रकार जो अनुच्छेद 12 है वो भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द की परिभाषा को बताता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो मौलिक अधिकारों की बुनियादी बातों पर आधारित होता है उसके जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे मैं कुछ प्रश्नों का आपके सामने उदाहरण देता हूं। जैसे अगर आपसे ये पूछे मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित थे, तो जवाब क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए। मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? तो आप क्या बताएंगे? भाग 3। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 12 से लेके 35। मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त है? जवाब होगा राज्य। या इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें पूछ सकता है, जैसे मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने उल्लेखित है संविधान में? बताएंगे 6। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख था वो कितने मौलिक अधिकार थे? जवाब होगा 7। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था वो किस संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बना? जवाब होगा अनुच्छेद संविधान संशोधन कौन था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। दोस्तों, इस प्रकार से बहुत सारे सवाल ऐसे बन सकते हैं जिसका जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मेरी गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।